रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि चिरागों का सफ़र कितना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की बहुत सी अहम सी खबरें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ टॉप पर आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था वो टॉप पर है। उसका सबसे पहले तजिया करूँगा। फिर उसके बाद जो दूसरी अहम खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहिब और उनके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब कर रहे थे। और इमरान खान साहब की जो 3 सज़ाएँ जो कि 8 फरवरी से पहले एक नाहक तरीके से और गैर आनी गैर कानूनी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, कैंडिडेट्स को, और मायूसी पैदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर वोटर्स को कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो मोर, इमरान खान नो मोर, इसलिए आप वोट देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कैंडिडेट्स को इग्नोर करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऑप्ट करें, जिसमें इनको बदतरीन तारीख की नाकामी हुई है। उस हवाले से जो अपील फाइल की थी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो मैं समझता हूँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर की रिस्क पे लाया जाए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी प्रेजेंस है, वो तमाम जो टॉप टीयर के वकला हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होते हैं, और मैं उनको नंबर 1 देता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें तोशा खाना का केस, जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने, जो मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने लाहमाला ना चाहते हुए भी मजबूरी में प्रेशर में 14 साल की सज़ा दी थी, वो मुअत्तल हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, उस पर बात करूँगा। और फिर आखिरी में जो हस्ब मामूल जो इम्पोर्टेंट पोस्ट शेयर होती हैं सोशल मीडिया पे, उस हवाले से मैं आपको पेश करूँगा चंद पोस्टें। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जजेस ख़त इशू पर कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। इनका नुक्ता यह है कि जो वफाकी हुकूमत ने TORs बनाए, इनके पेश नज़र वो इस तहकीकाती कमीशन के सरबराह नहीं बन सकते। इसके अलावा इनका मौक़िफ़ यह भी था कि इन 6 मौज़ी जजेस ने ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आर्टिकल 209 के तहत भेजा है और कुछ पॉइंट्स पर राय ली है। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे या फिर आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद देखे, और उनको यही मशवरा दिया है कि इदारा-जाती सतह पर इसका नोटिस लिया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमीशन ऑफ इंक्वायरी के हक में थे। बहरहाल फ़ाइज़ ईसा, जो पहले भी बजाय 2 मरतबा फुल कोर्ट इजलास बुलाकर उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सीधे जाली फार्म 47 की पैदावार कंपनी के मुलाजिम आज़म शोबाज शरीफ से तमाम इक़दार की पामाली करते हुए मिलने पहुंच गए थे, मजबूरन अवाम और जजेस का प्रेशर देखते हुए, और जबकि मुनीब अख्तर के कहने पर जिनकी तायीद मंसूर अली शाह ने भी कर दी, लाचार होकर सुमोटो लेना पड़ा और 7 रुकनी बेंच बना दिया जो 6 जजेस के इल्ज़ामात पर तहकीकात करेगा। उसूलन उन्हें इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए था, ये मेरी ज़ाती राय है। और मुनीब अख्तर और आयशा मलिक को इस बेंच में ना रख कर और इन जजों को जो मिलिट्री ट्रायल वाली अपील की समाअत कर रहे हैं शामिल करके मामला एक बार फिर मशकूक कर दिया है। एक मरतबा फिर दाल में काला नज़र आता है। खैर, कुफर टूटा खुदा खुदा करके कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है। अब ये चीज़ कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, आवाम सुनेगी, और मैं समझता हूँ इसको लाइव भी दिखाना चाहिए, तो बहुत से फैक्ट्स आवाम को गो के पता है और मज़ीद पता लगेंगे। बहुत से इस इशू पर समाज शुरू हो जाएगी, जो कि बराह रास्त दिखाना चाहिए, मेरी अपनी राय है, और उम्मीद है कि इसे बराह रास्त दिखाया जाएगा क्योंकि रूटीन और प्रेसिडेंट तो पहले ही सेटल हो गया है। जैसा कि आप सबको अंदाज़ा हो गया है, इस बार हाई प्रोफाइल बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद वगैरह में किसी को शामिल नहीं किया गया। बेंच में काजी साहब के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यया आफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस
नईम अफ़गान और जस्टिस अतर मिनल्ला है। अगर इनका हम आप देख लें पास्ट रिकॉर्ड, तो ज़्यादातर वो जजेस हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, और 2 साल में जिन्होंने ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है, आइन को नहीं किया, कानून को नहीं किया, जमहूरियत नहीं है। काजी फाइज ईसा को तो ओवर रूल कर देते हैं टोटली तौर पे, कि जब से वो चीफ जस्टिस स्पेशली बने, को कि पहले भी उनके जजमेंट से कोई मैं ज़्यादा मुतासिर नहीं था, और उनका बिहेवियर भी आपको पता है, एटीट्यूड भी है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ गुड जज। इसके अलावा जो आइनी फैसले उन्होंने बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले किए, या एटीट्यूड था, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट उनका चले जाना, या हाल ही में शहबाज के पास पहुंच जाना, मैं समझता हूँ ना सिर्फ आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारे अखलाकी इक़दार जो कि हालात चल रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए था। मैटर जजेस का था, और जजेस को ही इसे सुनना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेटर भेजा गया था, पता नहीं क्यों गए। तो पहले इस इक़्तिदार को तोड़ते हुए तो उनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती। बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बेशुमार मुतनाज़ा फ़ैसले किए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा फ़ैसला मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को इलेक्शन से आउट करने का है, बल्ला छीन लेने से है, और बड़ी डिटाई से ये सारा को किया गया। अवाम ने देखा, और फिर अवाम ने उनकी तमाम कोशिशों को, जो कि फस्ताई ताकतों ने, गैर जमहूरी ताकतों ने, गैर आइनी ताकतों ने इन जजेस को इस्तेमाल करते हुए कोशिश की, 8 फरवरी को नाकाम दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला ना होते हुए भी 180 सीट्स दिलवा देना, मैं समझता हूँ आवाम पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की जो एक जंग है फस्ताइयों से, और एक जो स्टेटस को है 1947 से है, उसको तोड़ने के लिए जो कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ आवाम की कामयाबी हुई है, और इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं। फिर बाकी जजेस को देख लीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मैं समझता हूँ बड़े मॉडरेट हैं और लर्नेड आदमी हैं, लिखने पढ़ने वाले जजेस हैं। अदरवाइज जजेस बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ये मेरिट पे आते नहीं हैं, और इन तरह बड़े लो कैडर से जजेस अपॉइंट हो जाते हैं, और कंपनी की उसमें आशीर्वाद भी होती है, या फिर बड़े लोगों के हाथ होते हैं, जो कि नवाज शरीफ है, जरदारी जैसे लोगों के, तो फिर उन्हीं को सर्व करते हैं। तो उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से हमारी अदलिया का हाल जो है वो 77 सालों में यही रहा कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स नहीं आते, मेरिट पे नहीं आते। तो ये लोग लो कैडर के होते हैं, बहुत ज़्यादा चले जाएं तो एवरेज लायर्स होते हैं, तो उनको जो है ना आप सिफारिश की बुनियाद पे किसी ताल्लुक बिना पर, या फिर वादा लेके कि जनाब आपने हमारे लिए काम करना है, तो ये जजेस अपॉइंट हो जाते हैं। तो इनसे उम्मीद कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह चंद एक जजेस में से हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स में आप कैडर में ले सकते हैं। लेकिन जो 2 सालों में जस्टिस मंसूर अली शाह का बिहेवियर रहा है वो इंतहाई प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है, नवाज शरीफ के हमेशा करीब रहे हैं, और अपने फैसलों में उनको नज़र आता है कि उनको जमहूरी और आइनी फैसले उन्होंने नहीं किए 2 साल में, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे और उन्होंने इंतहाई मुतनज़्ज़र फैसले किए। इसके अलावा यहिया आफरीदी कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, वो भी कभी स्टेबल फैसले नहीं किए, तो मैं भी उनसे ज़्यादा भी उम्मीद नहीं रखता। फिर जस्टिस मुसर्रत अली, उनके तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उन बेचारी का जो उनका पूरा पास प्रोफाइल भी देख लिए तो कोई पास प्रोफाइल नहीं है। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है उसी के मुताबिक मेरा नज़र आता है कि फ़ैसले बिल्कुल एट पार विद दी विश एंड विम ऑफ दी इस्टेब्लिशमेंट जो है फस्ताई ताकतों के, उसी हिसाब से करते हैं। फिर जस्टिस नईम अफ़गान है, वो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सारे फैसले कर रहे हैं, यस बॉस वाले फैसले कर रहे हैं। तो बाकी 2 एक रह गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को ना डालना, जस्टिस आयशा मलिक बरेन उनको नहीं डालना, तो पता लगता है कि इरादे क्या है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। बाकी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब रह जाते हैं, उन्होंने यकीनी तौर पे अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे तो उन्होंने आइन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो मीडिया के हवाले से बड़े अच्छे फैसले किए, बड़े प्रॉम्प्ट एक्शन किए। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से जब वो आर्गूमेंट्स मामला चलेंगे तो उनकी तरफ से अच्छी ऑब्जर्वेशन आने की उम्मीद है। बाकी मैं समझता हूँ कोई ख़ास मुझे इन जजेस से उम्मीद नहीं है जो कि इन्होंने बनाई है, या मैं समझता हूँ कि 20-30% आप कह सकते हैं। तो एनी हाउ कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। यकीनी तौर पे ये जो स्टेटस को की जंग है वो जंग चल रही है, और अभी बहुत से माज आएंगे, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। आवाम को शऊर आ चुका है कि दरअसल 1947 में हमने आज़ादी हमें अंग्रेज़ साम्राज्य से तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ साम्राज्य ने अपने ही जो बी टीम और सी टीम पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए,
जो कि मिलिट्री और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर उनको एबेट करने के लिए एक सो कॉल्ड जो डायनेस्टीज़, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ क्रिएट की गई, उन्होंने साथ दिया। फिर इसके साथ फ्यूडल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे नेक्सस में ऐसे मुट्ठी करके, जैसे ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब ये खाने पे आती हैं तो यूँ हो जाती हैं। तो सारे मिल के इस स्टेटस को कायम रखना चाहते हैं, और ये 1% भी नहीं है। और यही सब चीज़ जंग है बिटवीन हैव और हैव नॉट, यानी कि इट्स अ वार, इट्स अ बैटल बिटवीन 90%, 99% एंड 1%। तो ये जंग तो चलेगी, लेकिन हम इस जद्दोजहद में जो इमरान खान साहब ने की है 27 सालों में, मैं समझता हूँ उसका काफ़ी फल हम अब काट रहे हैं। अब कौम आलमोस्ट मिन हैसल कौम 90% तैयार हो चुकी है। उनके अपनी प्रॉब्लम एक होता है, 3 फेज़ होता है कि जनाब रियलाइजेशन कि वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सेकंड फेज़ होता है कि वी नीड कंसल्टेंट, और फिर थर्ड होता है कि इस बीमारी को जो कंसल्टेंट ने बताया है कि आपको ये यही प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको रिजॉल्व किस तरह करना है। तो मैं समझता हूँ हम फर्स्ट फेज़ को गुजर चुके हैं, सेकंड फेज़ पे हैं, और सेकंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ आएगा। तो सेकंड फेज़ में हमें मालूम हो गया है कि हमारी तबाही हो बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं कौन है, और ये जो तमाम अवेयरनेस है, ये शऊर है या हेटेड है अगेंस्ट करप्ट, इन लुटेरों के, इन डकैतों के, इन गद्दारों के, इन स्टेटस को पावर्स के, इन चोरों के, ये जो अमरीकी एजेंट्स के, इन अमरीकी टाउट्स के, ये कौन कौन रोल प्ले करते हैं, ये अवाम को पता लग गया है। और अब वो रेजोल्यूट है, और ये हेटेड जो है अगेंस्ट ऑल दीज एंटी पाकिस्तान फोर्सेस, वो इरिवर्सिबल है। दैट इज़ गुड न्यूज़। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट फर्दर होंगी। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में फर्दर, चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उन्हें हमेशा साबिक चीफ जस्टिस अता बंदयाल से ये शिकवा था, बदकिस्मती से जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने किसी भी अहम बेंच पे इन फाजिल जज साहिबान को शामिल करने से ग्रेस किया है, जिनकी जूरिस प्रूडेंस काजी फायज़ ईसा से बहुत बेहतर है, क्योंकि इनके तमाम फैसले या जो बेंच उन्होंने बनाए प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैसले आ रहे हैं। यही वजह है कि अवाम बेंच की तश्कील से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़ैसला क्या आना है। अगर इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया जाता तो क्या बज़ायका था। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चारों सीनियर मोस्ट जजेस आ जाते। मेरी ज़ाती राय में मुनीब अख्तर जैसा जूरिस्ट और ज़हीन आदमी या जूरिस्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मुमकिन है इसकी कुछ तकनीकी वजह हो, जैसा कि कहा गया कि इस्लामाबाद प्रिंसिपल रजिस्ट्री के तमाम जजेस इस बेंच में शामिल किए गए हैं। बहरहाल ये सोचना चाहिए कि इस तकनीकी बंदोबस्त को फिर तब्दील किया जाए, जिसके तहत किसी भी अहम और हाई प्रोफाइल बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और हत्ता के जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल नहीं हो पा रहे। खैर, जस्टिस अतर मिनल्ला को इस बेंच में शामिल किया गया है, जिससे उन्होंने साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत दी और बड़ा जुर्रतमंदाना तफसीली नोट लिखा था। तब से जस्टिस अतर मिनल्ला भी लगता है गुड बुक्स में नहीं रहे थे। तो ये दोनों जजेस हैं साथ में से, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ें बेहतर आएंगी ऑब्जर्वेशन। बहरहाल इसमें सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह भी शामिल है, जस्टिस या अफरीदी शामिल है, जो अपने मुख्तलिफ और मुनफरिद आरा की वजह से शोहरत रखते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि 7 रुकनी बेंच इस मामले को अच्छे से निपटाएगा और अदलिया के मामले में इंतज़ामिया और मुख्तलिफ महकमों की मदाखलत ख़त्म होगी, और जिन्होंने ऐसा किया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकेगी। एक उम्मीद तो रखनी है, बेशक थोड़ी सी है, लेकिन उम्मीद के बगैर ज़िंदा भी इंसान नहीं रह सकता। तो इंसान का बस में कोशिश करना है एंड लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स अल्लाह ऑन अल्लाह अलमाइटी। तो इंसान इंशाल्लाह जो वकला हैं, जूरिस्ट हैं, इस पर कोशिश करेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए हालात व वाक़यात के मुताबिक प्रेसिडेंट्स के साथ, कि ये चीज़ें जो है ना इसका रिजॉल्व होना चाहिए कि कोई भी शख्स जजेस को जो इंटरफेयर करता है तो उसके मामले में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो या आप मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो हमारी एजेंसीज किरदार अदा करती हैं, जिस पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनको थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत से जजेस जो सिविल लोअर जुडिशरी से हैं, जिसमें एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जजेस हैं, वो भी मेरे ख्याल सामने आएंगे अगर प्रॉपर तरीके से हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें 3 जजेस का हो और फिर उनको टी आवर्स बेहतर दिया जाए। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो जुडिशल लोअर जुडिशरी में मैजिस्ट्रेट को और सेशन कोर्ट्स को, सेशन जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर हाई कोर्ट्स को करते हैं। अब एक दफ़ा लेट द बॉल रोलिंग, जब ये बॉल रोल होगी
तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये निकलेगा तो और भी जजेस हाई कोर्ट के डिफरेंस वो भी इंशाल्लाह सामने आएंगे, तो इनको इनकरेज की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसको हमने किसी तरह बंद लगाना है। उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी ये बेंच दरअसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ के लिए टेस्ट केस है। बदकिस्मती से अपने टेन्योर में अभी तक उन्होंने बहुत बड़े हलके को शदीद मायूस किया है। इनके मद्दाहीन भी अपना हौसला ज़न ख़त्म करने पर मजबूर हो चुके हैं। असद तूर की मिसाल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बड़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से ये बने हैं असद तूर ने वाकई साफत का जो है ना उसने हक अदा किया है। उसके जहन में था कि शायद ये आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिप सर्विस थी। जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, गो कि हमें पहले पता था, बहरहाल वो अंडरस्टैंड करते थे। तो वो कहते हैं कि वो बिल्ली जो है अपने थैले से बाहर आ गई। तो उनकी हकीकत अब उन लोगों को जो शायद समझते थे कि ये बड़े जमहूरी हैं, बड़े आइनी हैं, तो वो पूरी तरह से बेनकाब हुए उनके सामने। और जो उनके साथ तारीफ़ करते थे, उनके मतिउल्लाह जान जैसे लोग, सारे माशाल्लाह बड़ी अच्छी साफत कर रहे हैं, और जो गलत हो रहा है वो हाईलाइट भी करते हैं। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने पुराने केसेस में तो रिलीफ देने की कोशिश की है, मगर जो आज के केसेस और असल मसाइल हैं जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें तार तार हो रही हैं 2 साल में, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ पे नोटिस नहीं लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि जो इनके मामलात आए तो उन्होंने इनको स्ट्रेंथन किए। इन 4 चीज़ों को जो बर्बादी हुई, इसमें उन्होंने अपना पूरा रोल प्ले किया है ख़राब करने में। मगर जो आज के केसेस असल मसाइल हैं, इनमें वो हैरान कून की हद तक दिफाई कमज़ोर पोजीशन में रहे, और इनके अक्सर फैसले वकला, कानूनी माहिरीन और अवाम की नज़र में मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ रहे हैं। PTI को इलेक्शन से बाहर करना बदनसीब अदलिया की तारीख में की बाब में एक इजाफ़ा है, जो कि इन्हीं के ज़िम्मे में आया है। अब जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान कौम को भी मुबारक हो। और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने बहुत बड़ा काम किया है, और तारीख़ में जो उनका किरदार जो याद किया जाना चाहिए, जिनकी 75-80 साल हो गई है, कि इस ज़रा से स्टेप की वजह से अगर वो एक्सेप्ट कर लेते इसको टू बी दी चेयरमैन ऑफ वन मैन कमीशन, तो मैं समझता हूँ कि तारीख़ इनको बुरी तरह याद करती। इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम का भी अपना रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल, जर्नलिस्ट का रोल है। और जर्नलिस्ट कौन से? जो सोशल मीडिया पे। अब जर्नलिस्ट, ये मैं रवायती जर्नलिस्ट की बात ही नहीं करता, गो कि अब उनको भी हिम्मत पड़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया में थैंक्स टू पाकिस्तानी अवाम, वकला हजरात, जिन्होंने बल्कि 300 वकला ने लिखा, जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बेटे जो हैं साकिब जिलानी ने भी सिग्नेटरी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, और डिफरेंट रिनोन लॉयर्स भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये आपका सू मोटो का केस बनता है, आप ये इंक्वायरी कमीशन को हटाएँ और ख़ुद करें। और प्रेशर हुआ आवाम का, और मैं समझता हूँ कि थैंक्स गॉड आपके प्रेशर ने, जो जंग है बाबा जिक्र कर रहे थे, इस स्टेज पे कम से कम हमें कामयाबी मिली है। तो शाहाना केस की सस्पेंशन में भी कामयाबी मिली है। तो वी नीड टू रिमेन होपफुल एंड पॉजिटिव, और इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें डेवलप होंगी। जो तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब ने ये जिक्र किया, इस पे मैं आपको फाइनल मुख्तसर बता दूं। जो मेन चीज़ है, उन्होंने सिंपल से इनकार भी कर सकते थे पहले, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर कहा मैं बीमार हूं, और वो शामिल नहीं हुए थे, तो इस तरह भी किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से ऑब्जर्वेशन दी है, यकीन करें वो बहुत बड़ा स्लैप है, तमांचा है पूरे सिस्टम पे, कि जनाब ऐसा नहीं होता। और उसके जो एक पैराग्राफ है वो पढ़ देता हूँ, जो कि उनकी फाइंडिंग है। वो ये कहते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू दी above stated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the cabinet, as well as the relevant constitutional provision article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or Supreme Court of Pakistan. ये बात करके इन्होंने क्लियर कर दिया है, यानी कि जो आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया है, ये इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 209 है, क्योंकि वो एक्टिंग सर्विस, जो पहले कल मैं अर्ज कर चुका अपने वीलॉग में, वो एक्टिंग जजेस हैं, और एक्टिंग जजेस के पास मैकेनिज्म जो था
उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनसे भी अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जनाब आप कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने अपना कानूनी और आइनी जो रोल है वो नहीं किया। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, फिर काजी फायजीसा से जो पूनी जज थे उस वक्त उनसे मिले। मुख्तसर ये उन्होंने हर रास्ता इख्तियार किया, फिर आखिरी में लेटर लिखा, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो उनकी बॉडी है गवर्न करने के लिए, कंडक्ट के लिए, मिसकंडक्ट के लिए। तो उन्होंने तमाम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया। अब ये काम जाहिर है अगर एक मुलाजिम को किसी अपने अफसर से प्रॉब्लम्स होगी तो बड़े अफसर को लिखेगा, ना कि वो किसी और डिपार्टमेंट के अफसर को लिखेगा। और वो जो है या फिर मुलाजिम का जो बड़ा अफसर है अपनी वो तहकीकात करने के लिए किसी ABC इवन रिटायर किसी शख्स को दे दे। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, जो कि गलत हो रहा था। शुक्र है कि आवाम के प्रेशर से, जूरिस्ट की प्रेशर से, बार एसोसिएशन की प्रेशर से कि ये जो है इन्होंने अब कानूनी तौर पे कम से कम एक्शन लिया है। तो ये लेटर जो है बहुत क्लियर है, बड़ा हौसला अफजा है। इसके अलावा जो हामिद मीर साहब ने एक बात की है कि ये सिर्फ अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत से लोग सोच रहे हैं, ज़्यादतियाँ बहुत से लोगों के साथ हुई हैं, बहुत अप्रोच किया गया, लोअर जुडिशरी में भी अप्रोच हुए हैं। और अगर सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने स्पेशली दो हाई कोर्ट्स में, इस लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी इन्फ्लुएंस किया गया है। और हामिद मीर की जो खबर है उसके मुताबिक कह रहे हैं कि ये 6 जज नहीं बल्कि और भी जजेस हैं जिनका मुझे ज़ाती तौर पे पता है। वो शिकायत तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हो सकता है अब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी बोलने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि अब वो बोलना चाहते हैं। सबको पता है कि मदाखलत कौन करता है। इसके बाद चंद खबरें जो कि इम्पोर्टेंट है। जाली फार्म 47 की पैदावार कंपनी की मुलाजमा मरियम सफदर जाती उम्रा समेत लाहौर में 4 ऑफिस बना लिए हैं। मकरूज कौम के अरबों हड़प होंगे। फिर दूसरी तरफ जो जाली सदर जरदारी है उसने क्या किया, तनख्वाह ना लेने वाले सदर ने अपने 2 महलात जो कि नोडेरो हाउस और रेस्ट हाउस लाड़काना को सदारती कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। अब इन दोनों में क्या होगा, इनमें अरबों रुपए के पाकिस्तानी अवाम जो पिसी हुई अवाम है इनकी बोटियां नोच के, इनको हड्डियों से गुदा निकाल के इन्होंने अपने इंजॉय के लिए, अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अरबों रुपए अपने घरों पे लगाएंगे। और जो इनके ऑफिस जो बना रहे हैं लाहौर में, सुना है कि दोबारा से कंस्ट्रक्शन के बीबी मरियम ने जो है ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये सब आवाम की ज़्यादती अब ये जो कर रहे हैं, अब सबको पता खुली जमहूरियत की जो सो कॉल्ड है ये नंगा नाच रही है। ये जमहूरियत सो कॉल्ड फ्लॉप, और इसमें जो मार्शलाई और फस्ताई रंग मौजूद है इस सो कॉल्ड ब्लैक जमहूरियत में, ये अब नज़र आ रहा है। अब पंजाब की हद तक एक और ख़बर है कि अभी एग्ज़ाम हो गए हैं, अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं और पंजाब हुकूमत किताबें जो बच्चों को वो दिया करती थी पाबंद में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में दी जाती थी। लेकिन अभी खबर ये है कि कोई किताब नहीं जमी है और ना इनके पास बजट है और 2 महीने तक तो कम से कम बच्चों को किताब नहीं मिलेगी। यानी कि अप्रैल में अगर किताब नहीं मिलती तो आगे तो छुट्टियाँ आ जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनकी प्रायोरिटीज़ कि ये अपने अल्ले तल्ले में करोड़ों अरबों रुपये लगा रहे हैं। टायरों पे 3-3 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जीपें और गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और फिर घर तामीर किए जा रहे हैं, रेनोवेशन पे अरबों करोड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये सब आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। आवाम अपना नोट ज़रूर करें। एक और अब पोस्टों पे आ जाता हूँ जो कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंट थी, वो हस्ब मामूल आखिर में मैं शेयर करता हूँ। 1947 में 2 मुल्क बने, एक दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया और दूसरा FA फेल नौसरबाज साइंसदानों के हत्थे चढ़ गया। दूसरा, ना सरेंडर करेंगे, ना लंदन भागेंगे, ना व्हील चेयर मंगवाएंगे, मैदान लगेगा, मुकाबला होगा, तुम्हें शिकस्त होगी। एक और पोस्ट है जी, CPEC और डैम्स पे नाकस सिक्योरिटी की वजह से काम बंद हो चुका है क्योंकि अभी PTI को कुचलने और क्रिकेट ट्रेनिंग में मसरूफ़ है। इमरान खान रिहा होगा और इमाम ख़मीनी जैसा इस्तकबाल होगा, हारून रशीद साहब ने कहा है। बताया तो था कि लोग नेल्सन मंडेला और ख़मीनी को भी भूल जाएंगे। आखिरी में हस्ब मामूल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए।
वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।